देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था AS 15, है ना। और आज हम बात कर रहे हैं AS 16 की। AS 16 है बोरोइंग कॉस्ट। जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हम लोन भी लेते हैं समय समय पर, और उस लोन पर हम इंटरेस्ट देते हैं। उस इंटरेस्ट को हम बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं, और उस बोरोइंग कॉस्ट का क्या करना है ये हम लोग AS 16 में सीखने वाले। It does not deal with the actual or imputed cost of owner's equity, including preferential capital not classified as a liability. तो AS 16 बात करता है लोन की, लोन पर इंटरेस्ट की। जो ओनर्स इक्विटी है, जैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है, वहां पर हम KD पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, वो यहाँ पर लेना है। वहां हम KE KR KP पढ़ते हैं, उसको नहीं लेना, मतलब हमें केवल डेट की कॉस्ट लेनी है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, तो ये बिजनेस में आजकल तो लोन लेना बहुत आसान मतलब जनरली होता है, और जब कोई एसेट खरीदते हैं तब तो हम लोन लेकर ही एसेट खरीदते हैं ज्यादातर, क्योंकि एसेट की हैवी अमाउंट होती है ना। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एसेट को इस्तेमाल करने से पहले बहुत समय लग जाता है। जैसे एसेट को बनाने में समय लग जाता है। मान लिया हम कोई एसेट बना रहे हैं और बनाने के लिए हमने लोन लिया, और एसेट को बनाने में 1 साल लग गया। अब उस 1 साल तक जो हम लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका क्या होगा, और 1 साल बाद उसका क्या होगा जब वो हम एसेट इस्तेमाल करने के लिए यूज में ले आएंगे। तो लिखा था इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बिफोर द एसेट इज इफेक्टिवली यूज्ड इज नोन एज बोरोइंग कॉस्ट। AS 16 aims to provide accounting for borrowing cost. However, it does not deal with the actual or imputed cost of capital, both equity and preference. तो मेनली बात क्या है, आप शॉर्टकट में ये समझ लो, ये है डेट व्हेन asset is put to use, नहीं, is available for put to use। ये डेट है जब asset अवेलेबल है पुट टू यूज की। तो इसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो रिवेन्यू नेचर होगा, और इससे पहले का जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटल नेचर, और ये इसमें ऐड हो जाएगा असेट की कॉस्ट में। ये हम इनकम टैक्स में भी पढ़ चुके हैं, PGPP में। हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि PGPP में कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे, जब हम सेक्शन 30 से 37 पढ़ रहे थे। वहां पर हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट है असेट से रिलेटेड, अगर हमने असेट को यूज कर लिया तो उसके बाद का सारा इंटरेस्ट अलाउड है, लेकिन उससे पहले का इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट में जुड़ जाएगा, वहां डेप्रिसिएशन मिलेगा सेक्शन 32 में। ये सब हमने PGBP में भी पढ़ा हुआ है यहाँ, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। बोरोइंग कॉस्ट है क्या, तो ये इंटरेस्ट है एंड अदर कॉस्ट है। अब अदर कॉस्ट का क्या मतलब है, कई बार क्या होता है, आपने डिवेंचर इशू करे तो कुछ कमीशन दिया, तो वो भी तो हमारी कॉस्ट ही आ रही है, बोरोइंग कॉस्ट ही तो है वो। तो इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बाय एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ द फंड्स। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्ज ऑन बैंक बोरोइंग एंड अदर बोरोइंग्स, amortization of discount of premium on other cost on the borrowing। आपने डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करे तो डिस्काउंट भी क्या है, बोरोइंग कॉस्ट। आपने रिडेम्पशन करना है प्रीमियम पर, तो वो भी क्या है, बोरोइंग कॉस्ट। फाइनेंस चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज। अब एक ऑपरेटिंग लीज होती है और एक फाइनेंस लीज होती है, ये AS 19 में आएगी। आप इन शॉर्ट समझ लो, ऑपरेटिंग लीज मतलब कोई चीज किराए पे लेना, फाइनेंस लीज मतलब कोई एसेट खरीदना। और जब कोई एसेट खरीदते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो हमारी बोरोइंग कॉस्ट में आएगा, यहाँ लिखा है, ठीक है। फाइनेंस चार्ज मतलब इंटरेस्ट। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग।
आपको याद है आपने AS11 पढ़ा था? जब हम AS11 पढ़ रहे थे वहां पर हमने पढ़ा था, हमने लोन लिया फॉरेन करेंसी में, मान लिया डॉलर में। जिस समय हमने लोन लिया उस समय एक्सचेंज रेट 78 था। आज ईयर एंड पर एक्सचेंज रेट $1 का 80 हो गया। ये जो ₹2 का लॉस है इसका क्या करेंगे? ये हमने पढ़ा था AS11 में कि इसे P&L में डाल देंगे, या एक था हमारा, याद है पैरा 46 से, जिसके हिसाब से हम इसे अपनी एसेट की कॉस्ट में भी डाल सकते। लेकिन वहां पर हमने पढ़ा था कि जो एक्सचेंज डिफरेंस है इंटरेस्ट पर, वो AS16 में कवर होता है। वहां पर हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट पर एक्सचेंज का लॉस है वो वहां पर कवर नहीं होता AS11 में। वो कहां होता है? तो ये लिखा है एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी, उसे हम बोरोइंग कॉस्ट ही लेंगे। मतलब इंटरेस्ट है मान लिया $100। अब $100 पर हमें अब कितना देना पड़ेगा? 100 इंटू 80, 8,000 है ना। इसमें 7,800 रुपए का इंटरेस्ट है कायदे से, और 200 रुपए का एक्सचेंज का लॉस है। तो ये कह रहे हैं ये 200 भी एक्सचेंज लॉस नहीं है, ये इंटरेस्ट ही है। इसे इंटरेस्ट ही मानो, बोरोइंग कॉस्ट ही है ये। तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम रिडेम्पशन, कोई और एमोटाइजेशन है, कॉस्ट, फाइनेंस चार्जेस हैं जब फाइनेंस लीज होती है ना, और एक्सचेंज डिफरेंसेस है ऑन किस पर? इंटरेस्ट पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है क्वालिफाइंग एसेट। ये कहते हैं कि अगर कोई एसेट बनने में एक अच्छा खासा समय लग रहा है तो उसको हम क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे, और उसी की एसेट में ही हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। अगर आप गए और एक एसेट खरीद कर ले आए तो उसमें कोई टाइम थोड़ी ना लगा, कि तो एसेट खरीदी और यूज के लिए तैयार है। तो उसमें तो मैंने जो आपको समझाया था, इसमें ये वाला सिचुएशन तो फिर आया ही नहीं ना। आपने एसेट खरीदी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, तो फिर वो क्या होगा? फिर तो वो सीधा का सीधा सारा ही इंटरेस्ट रिवेन्यू नेचर का हो। तो इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज करा है, क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब ऐसी एसेट जिसे बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, जिसे बनने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, जैसे आप कोई टेंजिबल एसेट बना रहे हो, ठीक है, और उसे बनाने में 6 महीना, साल, 2 साल लग रहा है, 5 साल लग रहे हैं, तो वो क्या है? क्वालिफाइंग एसेट। इंटेंजिबल एसेट आप डेवलप कर रहे हो, जैसे पेटेंट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो किराए पे देने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप इन्वेंट्री बना रहे हो जिसे बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है, मतलब 1 साल से ज्यादा। मान लिया आप प्रॉपर्टी बना रहे, रियल एस्टेट में काम करते हैं और आप फ्लैट बनाकर बेचते हैं। अब फ्लैट आपके लिए क्या है? स्टॉक। उसे बनाने में 2 साल लग जाते हैं। अब 2 साल तक का इंटरेस्ट उसका क्या करोगे? P&L में नहीं डालोगे, आप कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि वो भी क्वालिफाइंग एसेट है। तो वो परचेजिंग कॉस्ट में एक तरीके से अलग से उसमें आ जाएगा, जो स्टॉक बचा हुआ उसकी वैल्यू में। अब इलस्ट्रेशन है, ए लिमिटेड ने एक लोन लिया 20 लाख रुपए का और उसने ट्री खरीदे, ठीक है, और ट्री को वो मतलब पौधे खरीदे होंगे। पौधे खरीदने के बाद वो पेड़ बनने में उसे 3 साल लगते हैं, और उसके बाद उसकी लकड़ी काट कर बेच देते हैं ये, ठीक है ना। तो ये क्या है? स्टॉक ही तो हुआ, ये इन्वेंट्री तो हुआ। तो लिखा कंपनी wants to include the interest cost for the period of 3 years as a inventory cost of timber।
तो ये कहते हैं, चाहते हैं कि इसे कॉस्ट में हम लिया जाए, इन्वेंट्री कॉस्ट में। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, द स्टैंड ऑफ द कंपनी इज करेक्ट, क्योंकि ये AS 16 के हिसाब से क्वालिफाइंग एसेट है। 3 साल लग रहे हैं, 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगी और हम उसको उसी की वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या है कंडीशन कैपिटलाइजेशन के लिए? पहली बात, बोरोइंग costs which are directly related to acquisition, construction or production of qualifying asset are eligible for capitalization। मतलब आप कोई एसेट बना रहे हो, खरीद रहे हो और उसी के लिए लोन लिया है। जैसे आप कार खरीदते हैं, कार के लिए आप लोन लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ, कार खरीद रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो पता ना ये लोन इस कार के लिए है, तो स्पेसिफिकली उसी एसेट के लिए लोन लिया है। पहली बात तो ये directly attributable cost to are those costs which would have been avoided if the expenditure on qualifying asset has not been made। तो ये कह रखे है जो भी हमारी कॉस्ट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है इस एक्विजिशन से। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब है कि अगर हम ये एसेट नहीं बनाते, खरीदते नहीं, तो ये खर्चा ही नहीं होता, तो वो बोरिंग कॉस्ट में आएगा और वो हम ऐड कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये क्वालिफाइंग एसेट फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे हमें। अब इसका क्या सेंस है? मान लिया हमने एक 20 लाख रुपए की एसेट बनाई, ठीक है, और 20 लाख की एसेट बनाई और एसेट बनाने के बाद पता चला ये अब हमारे काम की नहीं, तो फिर नहीं होगा कैपिटलाइज, क्योंकि कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है हमें, इकोनॉमिक बेनिफिट, तो P&L में जाएगा। फिर ऐसे हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमें पता चल रहा है जब एक AS 26 अलग आएगा इंटेंजिबल एसेट पर, उसमें हम पढ़ेंगे, तो जब हमें सॉफ्टवेयर बनाते बनाते पता चला वो फिजिबल ही नहीं है, तो कैपिटलाइज नहीं होगा, P&L में जाएगा सारा। ठीक है ना? नहीं, उसमें हमने AS 26 में लिखा है कि जब तक आपको ये नहीं लग रहा कि हाँ भाई हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है, तो P&L में डाले जाओ। जब आपको लगेगा कि रिसर्च ठीक हुई है, अब हम इसको रिसर्च फेज से जाकर निकलकर अब हम डेवलपमेंट फेज की तरफ जा रहे हैं कि अब रिसर्च तो सही हो गई, अब हम उसे बनाएंगे, तभी उसे कैपिटलाइज शुरू करेंगे, नहीं तो P&L में जाता जाए। नहीं नहीं, हर साल तो P&L में जा रहे हैं, जो चला गया P&L में चला गया। अब जो नया है वो इकट्ठा होकर असेट की, जैसे आप इंटरेस्ट देते हो तो क्या एंट्री बनाते हो, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट को कहाँ डालते हो, P&L में, अब वो इंटरेस्ट असेट में जाता जाएगा बस हर साल, यही तो होगा। तो बोरिंग कॉस्ट अगर डायरेक्टली रिलेटेड है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन से और वो असेट क्वालिफाइंग है तो कैपिटलाइज कर दो, क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में डाल दो। ठीक है, अब अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, अगर वो स्पेसिफिक बोरोइंग है, जैसे हमने इसी एसेट के लिए लोन लिया। अब देखो, लोन लिया हमने मान लिया 10 लाख का, अब ये नहीं है 10 लाख रुपए आज लोन लिया, 10 लाख खर्च हो गए, उसमें से खर्च हो रहे हैं 1 लाख, फिर 1 लाख ऐसे धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं। मीनवाइल उस पैसे का आप क्या करोगे? मान लिया आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या आया? इनकम, तो इनकम आपकी कॉस्ट को कम कर देगी। तो मान लिया ब्याज दिया आपने 10,000 का और 2,000 रुपए की आपने कमाई कर ली, तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट 8,000 होगी, ना कि 10,000। और 2,000 रुपए P&L में इनकम में नहीं डालेंगे, नेट कॉस्ट हम 8,000 ही मानेंगे। तो एनी इनकम ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरोइंग अमाउंट, तो ये खाली पड़ा है पैसा तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में कर डाल दिया, FD बनवा दी, कुछ भी कर दिया, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी कॉस्ट को कम कर रहा है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, बी लिमिटेड ने एक लोन लिया है 31 मार्च को 650 लाख रुपए का अपनी फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए। ठीक है, बिल्डिंग 120 लाख रुपए की कंप्लीट हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी 350 लाख रुपए का वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए सम ऑफ 70 लाख has been advanced for assets and installation of which is expected in the following year।
70 लाख रुपए हमने एडवांस दिया, लेकिन वो अगले साल असेट आएगी। 110 लाख रुपए हमने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर लिया। जो इंटरेस्ट हमने दिया है 650 लाख रुपए के लोन पर, वो 58,50,000 का इंटरेस्ट दिया है। तो इस इंटरेस्ट का क्या करेंगे? देखो, एक तो सीधी सी बात है, जो वर्किंग कैपिटल के लिए हमारा इंटरेस्ट है वो तो P&L में जाएगा ना। तो हमारा जो इंटरेस्ट है क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड इंटरेस्ट, वही केवल कैपिटलाइज हो। तो सबसे पहले हमारे पास असेट कौन सी है? सबसे पहले है बिल्डिंग, जिसकी कॉस्ट हमारी कितनी है? 120 लाख, और ये कंप्लीट हो गई है। तो बिल्डिंग हमारी क्या होती है? क्वालिफाइंग असेट होती है या नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, हमने 58,50,000 रुपए का ब्याज दिया है, कितने पे? 650 लाख पे। तो रेट हमें पता चल गया, और 120 लाख पे ब्याज कितना पहुंचेगा प्रोपोर्शनेट? ये 10.8 लाख रुपीस का जो इंटरेस्ट है ये कैपिटलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट पर। अब दूसरे नंबर पर और जो खर्चा हुआ है वह 350 लाख रुपए की मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी तो खरीदी और लगा दी। इसमें क्वालिफाइंग थोड़ी ना है, ये खुद थोड़ी ना बना रहे हैं। यहां तो लिखा है कि बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, इसका मतलब बिल्डिंग हमने बनाई है, ठीक है। और बिल्डिंग बनाई है तो इसका मतलब क्वालिफाइंग एसेट हो गई। बनाने में समय लगा होगा, समय तो बता नहीं रखा, तो मान लेते हैं सब्सटेंशियल टाइम लगा होगा। तो मशीनरी तो हमारी क्वालिफाइंग एसेट होती नहीं है। हमने 70 लाख रुपए का एडवांस दिया है असेट के लिए, जो इंस्टॉलेशन होगा। कौन सी एसेट है? कुछ नहीं, तो ये भी प्लांटर मशीन या कुछ है, तो ये भी हमारी क्वालिफाइंग एसेट तो है नहीं अभी। जब अगर बनाएंगे तो कुछ देखा जाएगा। वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, तो कुल मिलाकर ये होना था कैपिटलाइज। बाकी का सारा इंटरेस्ट कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। तो आप ये कह सकते हैं इंटरेस्ट है 58.5 माइनस 10.8, कितना बचा? तो ये कहां जाएगा? P&L। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए। खर्चा हमने कितना करा है? पहले से ऑलरेडी खर्चा हो चुका था 1 लाख रुपए का। हमने 5 लाख रुपए और खर्च करे हैं 1 अप्रैल 2021 को, 2 लाख रुपए और खर्च करें 1 मई को, 3 लाख और खर्च करें 1 अक्टूबर को, 5 लाख और खर्च करें 1 मार्च 2022 को, और जो इंटरेस्ट का रेट है वो 14%। तो आप इस टाइम के हिसाब से निकाल लो। तो 1 लाख रुपए पे पूरे 12 महीना हो गया या नहीं, है ना। इस 5 लाख पे भी 12 महीना हो गया, 2 लाख पर 11 महीना हो गया, ऐसे 3 लाख पर 6 महीना हो गया, है ना। और 5 लाख पर 1 महीना हो गया। तो इस सब पर जब हम देखेंगे तो 1,17,00,000 रुपए आया। ये मंथली इन्वेस्टमेंट आई है, 14% एनुअली है। तो मंथली करने के लिए 1/12 कर देंगे, 1 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि मंथ से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है। तो हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है कितना आ रहा है? 1,36,500। तो 1,36,500 रुपए का जो इंटरेस्ट आ रहा है ये हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा इस एसेट। जितना जितना पैसा लग रहा है उतना ही तो जाएगा। ये थी स्पेसिफिक बोरोइंग। वैसे तो एक ये कह सकते हैं कि ये एक जनरल बोरोइंग का क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें एक कुछ बोरोइंग अलग थी वैसे थी। लेकिन अगर हमारी एक जनरल बोरोइंग है, मतलब पहले से लोन ले रखा है, उस पर जा रहा हो, कुछ पैसा यूज हुआ है, तो क्या करेंगे? When the amount borrowed is generally used for the purpose of obtaining qualifying asset, the amount of borrowing cost to be capitalized should be determined by applying a capitalization rate to the expenditure on the asset। मतलब एक जनरल बोरोइंग है, मान लिया 2-3 लोन ले रखे हैं, तो एक एवरेज लोन का रेट निकाल लेंगे। कैसे? इंटरेस्ट अपॉन लोन अमाउंट, और जितना पैसा यहाँ लगा वो लगा देंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन रेट।
तो वो क्या लेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ बोरोइंग। मान लिया 3-4 लोन है तो उसका वेटेड एवरेज लेंगे। अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग ए पीरियड शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। मतलब आपने एक रेट एवरेज लिया, वो लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरेस्ट तो दिया 10,000 और बोरोइंग कॉस्ट आपने लिख दी 11,000। एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा तो आप लिख ही नहीं सकते हो, ये भी बात बोली है। सी लिमिटेड ने एक लोन लिया 500 लाख रुपए का, जिस लोन में से 350 लाख रुपए प्लांट पे लगाए और 150 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में लगा दिए। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें तो 4-5 आइटम थी, इसमें 2 ही आइटम है। तो यहाँ पर लोन पर इंटरेस्ट है 70 लाख, तो आप ये कह सकते हो ना, वो जो मैंने उस समय भी बताया था, 70 लाख रुपए है डिवाइड बाय 500 लाख, तो यही तो वेटेड एवरेज है, टोटल इंटरेस्ट अपॉन लोन अमाउंट, यही तो वेटेड एवरेज है। तो ये रेट आ गया और हमने खर्च किए 350, तो 49 लाख रुपीस हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है 49 शुड ओनली बी कैपिटलाइज्ड, बाकी थोड़े ना करेंगे, है ना। ये भी मानते हुए कि वो क्वालिफाइंग एसेट है, ऐसा एज्यूम करता। डी लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू करा है 1 अप्रैल 2020 को, न्यू प्लांट पर लोन लिया 4 लाख रुपए का, रेट है 10%, और इन्होंने ये खर्चा किया जैसा अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, है ना। इनके पास एक और लोन है, एक तो 4 लाख का स्पेशल लोन लिया लेकिन खर्चा तो बहुत सारा हो रहा है। तो इनके पास एक लोन हो रहा है 23 लाख रुपए का, जिसपे 12% का इंटरेस्ट रेट। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है, देखो 4 लाख पे इंटरेस्ट कितना, 10%, तो कितना इंटरेस्ट हो गया, 40,000, और 23 लाख पर इंटरेस्ट रेट कितना है, तो कितना हो गया, 2,76,000। लेकिन अब यहां पर क्या है कि आपका पैसा जो लगा है वो ये स्पेसिफिक है, ये जनरल लोन नहीं है। अगर देखो ये भी जनरल लोन होता और ये भी जनरल लोन होता तो मैं ये क्या करता, दोनों का एक रेट निकाल के लगा देता। यहां बोला है एक स्पेशल लोन लिया है, इसका मतलब इस स्पेशल लोन का तो सारा पैसा यहीं लगा है, और हमने पैसा लगाया कितना है, हमने पैसा कितना लगाया, 5 लाख, 12 लाख और 2, 19 लाख। तो 19 लाख लगाया है, तो 19 लाख में से 4 लाख रुपए तो इसका लगाया है, तो 15 लाख रुपए हमने दूसरे वाले लोन का लगाया होगा ना। तो ये वाली एक अजम्पशन है, समझ रहे हो। तो अब उसमें भी हम क्या करते हैं कि देखो ये जो है ये पैसा भी एक साथ नहीं लगा है ना, कितना लगा है, 5 लाख रुपए लगे, तो ये तो 12 महीने के लिए हो गए, 12 लाख रुपए लगे 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया, 8 महीने, और जनवरी में 2 लाख लगाए हैं, 3 महीने, कितना हो गया, ये 60 लाख है। और ये टोटल 1,62,00,000 डिवाइड बाय 12 करो, ताकि हमारा इफेक्टिवली इंटरेस्ट की अमाउंट आ पाए। एक तरीके से हमने 13,50,000 रुपए लगाए हैं इस असेट, ठीक है। अब इस 13,50,000 जो लगे हैं, हम ये कह सकते हैं ये 4 लाख रुपए, तो स्पेसिफिक हमने लोन लिया है, और इस स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट है 10%, 40,000। बाकी कितने बचे, 9.5, इस पे हम रेट 12%, 1,14,000 टोटल मिलाकर, ठीक है। तो ये 1,54,000 हम कैपिटलाइज, और अब तक हम खर्चा कितना कर चुके हैं, 19 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं ना। तो ये तो इंटरेस्ट निकालने के लिए 13,50 आया था, वैसे तो हम 19 लाख रुपए डाल चुके हैं।
तो 19 लाख प्लस 154, तो असेट की बुक वैल्यू, तो ये इसकी एंट्री कैसे बनेगी? इसकी एंट्री ऐसे बनेगी कि हमने प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं। हमने 19 लाख रुपए तो प्लांट में लगा, है ना, और एक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट है 4 लाख का 10%, 40,000, और 23 लाख का 12%, कितना? 276, टोटल 3,16,000। 3,16,000 तो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा हो गया पूरे साल, है ना। अब इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर होता है? P&L में और प्लांट में, क्योंकि कुछ कैपिटलाइज भी हो रहा है। ये प्लांट में जो जा रहा है वो AS 16 के हिसाब से जा रहा है टू इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट है 3,16,000, और अभी अभी हमने देखा 1,54,000 रुपए हम प्लांट में डालेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, है ना। तो बाकी का कितना बचा? 1, वो P&L में जाएगा, ठीक है। तो ये एक आसान है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत आराम से समझ में आने वाला है, कोई ऐसी टेंशन की बात, दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए यहां पर हमें कैपिटलाइजेशन रेट बोल रहा है, अलग अलग दिन हमने लोन लिया, तो इंटरेस्ट निकाल लो भाई, इस पे 10 लाख पे 12% पूरे साल का 1,20,000, इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, 2 लाख पे 14%, 9 महीने का इंटरेस्ट ही निकाल लो सीधा 21,000, और 3 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो 13% के हिसाब से, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,60,500, और टोटल लोन कितने का? 15 लाख का। तो कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल लोन अमाउंट, है ना। 1,60,500 डिवाइड बाय 15 लाख, नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट तो हमने अलग अलग अमाउंट का निकाला है ना, तो अमाउंट भी हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो ये है 10 लाख पूरे साल का। देखो 2 तरीके होते हैं वो निकालने के भी, या तो मैं इंटू 12 करूं, इसे करूं 2 लाख इंटू 9, और इसे करूं 3 लाख इंटू 6, ठीक है। और जो टोटल आए उसे मैं 12 से डिवाइड कर दूं, है ना। ये हमने पहले भी यही तरीका अपनाया था। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, सीधा एनुअल निकालूं। कैसे? 10 लाख तो एनुअल है ही, 1 साल के लिए है ये, या 12 महीने के लिए, है ना। ये है कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए, तो 9/12 कर दो, कितना आया? 1,50,000। और ये 6 महीने के लिए 1 लाख, टोटल 13 लाख। तो 13 लाख रुपए पे लगाया इंटरेस्ट हमने, तो 13 लाख पे जो इंटरेस्ट लगाया वो 1,60,500 लगाया, तो कितना आया? और ये जो आएगा ना, ये इनके बीच का रेट आएगा, 12 से कम नहीं होगा, 14 से ज्यादा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। हम वेटेड एवरेज है, ठीक है। और इसको हम वैसा भी कर सकते थे, 10 लाख इंटू 12 120 लाख, 2 लाख इंटू 9 18 लाख, 3 लाख इंटू 6 18 लाख, है ना। तो ये हो जाता 156 डिवाइड बाय 12, तो 13 लाख ही आ जाता। ऐसा भी कर सकते, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, एज्यूम करते हैं कि ई लिमिटेड ने एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा है नई बिल्डिंग को 1 जनवरी 2024 को।
इसके अलावा इन्होंने एक लोन लिया है 1,00,000 रुपए का 1 जनवरी 2024 को, 10% का रेट है। कंपनी के और भी लोन है 6 लाख रुपए का 11%, 8 लाख रुपए का 13%। जो खर्चा हुआ है वो बता रखा है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल इसी टाइप का है ना। तो देखो हमारा पूरी इन्वेस्टमेंट कितनी आई, 2 लाख रुपए 12 महीने के लिए, क्योंकि जनवरी में करा हमने, फिर अप्रैल में करा 3 लाख तो 9 महीने के लिए, जुलाई में करा है। हमारा जो ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, यहाँ ध्यान रखना 1 जनवरी को बोला है और दिसंबर तक जा रहा है, ठीक है ना। और ड्यूरिंग द ईयर 2024 बोला है तो कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर है। जुलाई में 4 लाख रुपए खर्च करें 6 महीने के लिए, और दिसंबर में 1,20,000 खर्च करें 1 महीने के लिए। तो ये कितना आ गया, 24 लाख। ये टोटल डिवाइड बाय 12, तो 6,35,000 रुपए हमारे टोटल इन्वेस्ट हो गए। अब यहां पर हमने जो लोन ले रखा है, एक स्पेसिफिक लिया है हमने 1 लाख रुपए का लोन, है ना। ये स्पेसिफिक लोन है, और इस पर 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट तो इस पे आ जाएगा, बचा 5,35,000 रुपए। अभी इस 5,35,000 के लिए हमारे पास 2 लोन है, एक 6 लाख वाला और एक 8 लाख, और इसके लिए बोला है कि वेटेड एवरेज लेना। तो ये हो गया 11% इंटरेस्ट, और इस पे रेट हो गया 13%, इस पे हो गया 66,000, और इसका 1 लाख, टोटल 1,70,000, और इंटरेस्ट है 1,14,00,000 का। तो रेट कितना हो गया, 12 पॉइंट, तो यहां पर हम 12.14% लगा देते हैं इंटरेस्ट। 64,949 पॉइंट, पूरा 49 ही आ रहा है, तो 64,949 और 10,000, ठीक है। टोटल 74,949 रुपीज हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी, जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग में हमने जो खर्चा किया है कितना हुआ है, ये 10,20,000, एक तो वो जाएंगे, और इंटरेस्ट की भी उसी तरीके से एंट्री होगी, फिर इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा 74,949 यहाँ, जैसा बिल्कुल सेम हमने पहले किया था, वही सेम क्वेश्चन है। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। देखिए आप है ना बिल्डिंग बना रहे हो, आपको पता बिल्डिंग बनाने में लेंटर डालते हैं, फिर काम रुक जाता है 10-15 दिन, लेंटर खोलते हैं जब तक, वो एक इनहेरेंट नेचर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा बिल्डिंग बीच में काम हो रहा था दिल्ली एनसीआर में, एकदम से गवर्नमेंट का वो आ गया अनाउंसमेंट कि भैया बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और 3 महीने के लिए उन्होंने हमारी प्रोडक्ट वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन रोक दिया। अब वो 3 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि उस दौरान तो काम ही नहीं हो रहा। तो वो यहां पर लिखा है कि अगर सस्पेंशन हुआ है, कब करेंगे सस्पेंशन, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। जब आपका काम रुक जाएगा तो उस दौरान आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे,
लेकिन आप इसको सस्पेंड नहीं करेंगे जो टेम्पररी डिले हुआ है और वो प्रोसेस का एक नेसेसरी पार्ट है। जैसे मैंने कहा लेंटर लग रहा है तो वो 10 दिन रुकेगा, वो नेसेसरी पार्ट है, उसमें कोई बात नहीं। या वैसे भी हमारा कुछ ऐसा काम है, जैसे काम हो रहा है, कभी 1 दिन काम नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, दिवाली आई 5 दिन नहीं हुआ, तो ये एक नॉर्मल बातचीत है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रुकना किसी वजह से, मान लिया कोई ऐसा है किसी के घर में डेथ हो गई, 6 महीने काम नहीं हुआ, तो वो है एक कि भैया एक अलग हो गया, इंटरप्टेड हो गया, वहां पर हमारा सस्पेंशन होना चाहिए कैपिटलाइजेशन। अबे सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन करना बंद कब करेंगे? मैंने आपको बताया था व्हेन असेट इज अवेलेबल फॉर पुट टू यूज। कंप्लीट हो गई, अवेलेबल है पुट टू यूज के लिए, तो रोक दो। अब मान लिया मकान बन गया, आज 1 महीने तक आपका मुहूर्त नहीं आ रहा, आप गए नहीं, तो ये नहीं 1 महीने और का भी कैपिटलाइज करोगे। आज बन गया ना मकान, अब और कैपिटलाइज नहीं कर सकते। So capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activity necessary to prepare the qualifying asset for intended use or sale are completed. It means all relevant activities which are essential for intended use or sale. ना कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज कैरिड इन पार्ट्स, जहां पर हम टुकड़ों में काम करते हैं। मान लिया हम फ्लोर बना रहे हैं, 4 फ्लोर, तो पहला फ्लोर बनेगा तो उसकी कैपिटलाइजेशन रोक दो, दूसरा बन जाएगा उसकी रोक दो, ऐसे पार्ट के हिसाब से। और हमने बात करी थी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग है ना, तो जहां पर वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है वही AS16 में कवर होती है, क्योंकि जहां पर वो मेन लोन अमाउंट से रिलेटेड है तो वो AS11 में कवर होता है। तो AS16 कवर एक्सचेंज डिफरेंस ऑन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन करेंसी टू द एक्सटेंड डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी। For this purpose, interest rate for the local currency borrowing should be considered as that rate at which the enterprise should have raised the borrowing locally. अब ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, एक नई चीज बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मान लिया आपने इंडिया में लोन लिया होता, तो मान लिया मिलता 12%, तो आपने लोन लिया 1 लाख रुपए, 1 लाख का 12% कितना होता? 12,000। अगर आप इंडिया में लोन लेते, मान लिया हमने US डॉलर में लोन लिया, और जो उसका इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके एक्सचेंज डिफरेंस करके 11,000 आ रहा है, वो कह रहे हैं अगर 12 से कम आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, समझ लो। तो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। फॉर दिस पर्पस इंटरेस्ट रेट फॉर द लोकल करेंसी शुड बी कंसीडर्ड एज अ रेट एट विच द एंटरप्राइज वुड हैव रेज द बोरोइंग लोकली had the enterprise not decided to raise foreign। क्या रखा, आप ये मानो अगर इंडिया के बाहर से लोन नहीं लिया होता, इंडिया से लिया होता, तो क्या रेट आता? If the difference between interest on local currency and interest on foreign currency is equal or more than the exchange difference on the amount of principal of the foreign borrowing, the entire amount of exchange difference is covered under the AS16। क्या है, हम एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक लोन लिया 20,000 US डॉलर का 1 अप्रैल 2024 को। इन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए 5% से लोन लिया, इंटरेस्ट एनुअली देना। उस दिन 1 अप्रैल को जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है वो 40 रुपए है, साल खत्म होने पे एक्सचेंज रेट है 43। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट इफ द corresponding amount could have been borrowed by F Limited in local currency, रेट होता 11%। अब ये देखो हमने लोन कितने का लिया, 20,000 डॉलर, इस पे इंटरेस्ट कितना है, कितना, 1,000। ठीक है, और उस पर आप 43 के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे ना ईयर एंड में, कितना,
अगर ये आपने इंडिया में लोन लिया होता, इंडिया में लोन लिया होता तो उस दिन आपको पैसे की कितनी जरूरत थी? $20,000 है ना, इंटू 40, तो इसके अंदर आपको 8 लाख रुपए की जरूरत थी। इंडिया में आपको 11% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता। कितना? 88,000 रुपीज का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, और अभी कितना देना पड़ रहा है? 43। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? 45। 55,000। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अब $20,000 पे आप लोगों का ₹3 का नुकसान हो गया, या नहीं? तो कितना लॉस हो गया? 60,000। तो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, आप 45,000 रुपए तो ब्याज का ही फर्क है, तो इसमें से 45,000 रुपए इंटरेस्ट का डिफरेंस मानो AS 16 में, और 45,000 से ऊपर का डिफरेंस कितना आया है? 15,000। 15,000 ये AS 11 में। देखो, ये इनका लॉजिक क्या है? इनका लॉजिक ये है कि अगर आप इंडिया में लोन लेते तो P&L में कितना लिखते हैं? 88। क्या अब भी लिख लो ना 88,000 P&L में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आप 88,000 P&L में कैसे लिखोगे? 43,000 तो P&L में लिख ही दो, तो बाकी का 45,000 और P&L में लिख सकते हो ब्याज मानकर। तो इन्होंने कहा वो ब्याज ही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 45,000 रुपए जो अभी कमी पड़ रही है, ये 45,000 रुपए आप AS 16 के हिसाब से इंटरेस्ट मानो। अब ट्रीटमेंट क्या करना है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, वो बात की बात है। तो इतना इंटरेस्ट आप ले लो, बाकी AS 11 के हिसाब से ट्रीट करो कि वो प्रिंसिपल अमाउंट का मानो और उसके हिसाब से करो। तो इन्होंने ये बात बोली पहली, ये बात समझ में आई? अब ये तो 11% के हिसाब से देखो 15,000 AS 11 में जाएगा, ठीक है? और बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 43 प्लस 45, 48, 88। अब अगर इंटरेस्ट इंडिया में हो 13%, कितना? 1,04,000। और आप कितना दे रहे हो? 43,000। तो कितना है? 60। तो 61,000 रुपए तक हमें AS 16 में बोरोइंग कॉस्ट मानना है, जबकि इनका खर्चा तो कितना हो रहा है? 60,000 ही हो रहा है एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब सारा का सारा AS 16 में कवर होगा। देखो, AS 11 में कुछ भी कवर नहीं हो। समझ में आई बात? तो अब इस वर्डिंग को दोबारा से पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग, मतलब 88,000 जो निकाला था हमने, है ना, एंड द इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग, मतलब 43,000 निकाला था ना हमने, है ना? तो ये क्या रखा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग इज इक्वल टू और मोर देन द डिफरेंस ऑन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन करेंसी बोरोइंग, द एंटायर अमाउंट एक्सचेंज इज कवर्ड अंडर द AS 16। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है और वहां पर जो फॉरेन करेंसी का प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस है वो इतने तक की है, तो सारा का सारा AS 16 में ही आ जाएगा। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझकर इसे क्लियर कर चुके। ये बात समझ में आती है? तो इस टाइप का, मतलब इस AS से न्यूमेरिकल आने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप के हमने न्यूमेरिकल इसमें देखे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, हमने 31 मार्च 2028 तक 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और हमने इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करी 13%, ठीक है, क्योंकि हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया था।
तो उसका 13% 26,000। ठीक है, अगले साल और कंस्ट्रक्शन के लिए एसेट ट्रांसफर हुई है 1 लाख की। ठीक है, और हमने कैश पेमेंट करी है 75,000 रुपए। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड हुई है 3.5 लाख। न्यू बोरोइंग है 2 लाख। तो हमें बताना है कि बोरोइंग कॉस्ट हमें कितनी कैपिटलाइज करनी है। देखो, एक तो हमने लोन पहले का ले रखा है 2 लाख का, है ना, और एक और लोन लिया हमने 2 लाख का। ठीक है, जो पुराना लोन है वो भी 13% के हिसाब से और नया लोन है वो भी 13% के हिसाब से। तो टोटल हमने 13% के हिसाब से लोन लिया और लोन पर अमाउंट कितना है 4 लाख का, 13% 52,000 रुपए। ये टोटल हमारा लोन पर इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, अब हमारा जो असेट है वो साल के शुरू में 5,26,000 तो ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। तो असेट के अंदर कितनी वैल्यू जा चुकी है 5,26,000। ठीक है, और हमने क्या क्या डाला है इस साल 75,000 रुपए की और एसेट, 1 लाख की, 1 लाख रुपए की और एसेट लगाइए, 75,000 रुपए का और खर्चा करा है ना, और हमने 3.5 लाख की एसेट बेच दी है ना। तो इसका मतलब हमारी एसेट की वैल्यू अब कितनी है 3,51,000। तो हमारी एसेट की जो वैल्यू है वो है 3,51,000। ठीक है, अब हमने ये देखा कि भैया जो पैसा है हमारा 3,51,000 असेट में लगा हुआ है। लेकिन अब ध्यान से यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, असेट वैल्यू इंक्लूड्स 526 जिसमें 26,000 रुपए पिछले साल का इंटरेस्ट है ना, वो इसके अंदर है, इंक्लूड, इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो हमारा जो असेट की वैल्यू है वो है 3,51,000 डिवाइड बाय लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितनी है 4 लाख इंटू 52,000 करेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। क्या रीजन है कि हमने यहां तो इंटरेस्ट ऐड कर रखा है और यहां नहीं कर रखा है, जबकि इंटरेस्ट सेम है दोनों पे। तो इसको कंपेरेबल बनाने के लिए हमने यहाँ इंटरेस्ट ऐड कर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज हमारा जो इंटरेस्ट का रेट है वो ये आ गया, और हमने 3,51,000 रुपए इस साल की वैल्यू है जो लगा रखी है। तो कितना अमाउंट आ गया इंटरेस्ट का 42,008। इसमें अजम्पशन से अलग अलग हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हमने ये एज्यूम करा है कि ये साल के शुरू में है वैल्यूज। अगर हम ये माने साल के बीच में है तो इसे 6 ऐसा भी हम कर सकते, अजम्पशन वाली बात है। समझ में आता है, तो रेट इंटरेस्ट का निकाल कर करा। अगर हम ये नहीं भी करेंगे तो भी हम नोट डालकर कि भैया हमारा रेट है 13%, हमारी जेब से 52,000 जा रहा है, 13% है, और हमारी एसेट की वैल्यू है 3,51,000। तो 3,51,000 का 13% हम निकाल रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, वो भी काम कर सकते। ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट अलग आ जाती है उससे, कितना आता, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स याद दोबारा से दिलाएं क्या क्या है, कि जो बोरोइंग कॉस्ट है हमारी कैपिटलाइज होगी वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा ना हो। ठीक है, मतलब किसी भी सिचुएशन में 52,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आप कैपिटलाइज करेंगे। और फाइनेंस चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ऑन लीज आर बोरोइंग कॉस्ट and can be capitalized. However, if asset acquired on lease is available for its intended use from very first day, तो वो हमारी सब्सटेंशियल टाइम लग ही नहीं रहा है, क्वालिफाइंग असेट ही नहीं है, तो फिर वो कैपिटलाइज नहीं होगा। इंटरेस्ट जो आप लेट पेमेंट कर रहे हैं असेट को पुट टू यूज करने के बाद, फिर वो कैपिटलाइज नहीं होगा, है ना, क्योंकि पुट टू यूज हो चुका है।
शिप बिल्डिंग, कार बिल्डिंग, वाइन, जनरली मॉडिफाइड सीड और इन्वेंट्रीज है जिसे लार्जर टाइम लगता है बनने में, तो सब क्वालिफाइंग एसेट होती है और हम उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट को बिल्कुल क्वालिफाइंग एसेट की वजह से हम वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे हमने टिम्बर वाला एग्जाम, अगर क्वालिफाइंग एसेट पार्ट्स में बन रही है तो हम पार्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। कंप्लीट होगा पार्ट तो उसको हम कैपिटलाइज करना रोक दें, पीएनएल में डालना शुरू कर। If some borrowing costs are identified to specific asset, interest cost of asset should be capitalized। हमने ये कर रहा था, कोई स्पेसिफिक लोन है किसी एसेट से रिलेटेड, उसका पूरा ब्याज वहां डाल रहे थे। If the borrowing cannot be specifically identified तो weighted average फॉर्मूला लगाकर इंटरेस्ट का रेट निकाल लेंगे, है ना। If any inventory is required to be kept in store because it cannot be sold, the storage cost does not qualify for। देखिए दो बात होती है, एक होता है हमारा स्टॉक ऐसा है, माल बिका नहीं और हमने उसे रखा, तो ये हमारी स्टोरेज कॉस्ट, रेंट, इंटरेस्ट, ये हमारी स्टॉक की वैल्यू में ऐड नहीं होता है, पीएनएल में जाता है। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जैसे वाइन है, वाइन पता चला 5 साल रखनी है, 4 साल रखनी है और जितनी रखोगे उस हिसाब से महंगी बिकेगी, तो फिर वो वाली कॉस्ट हम कैपिटलाइज करते हैं और उसकी वैल्यू में डालते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका पैसा हमें मिल जाए। ठीक है। The borrowing costs include interest on short-term working finance which existing when the qualifying asset was being developed। मतलब अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट है, वो भी आ जाएगा। अब ये नहीं कह सकते कि अब लॉन्ग टर्म लोन ही लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन भी आ जाएंगे, लेकिन लोन, इक्विटी या प्रेफरेंशियल नहीं। असेट 12 महीने से ज्यादा है ना, asset may take a period of more than 12 months to be ready for intended use or sale। Borrowing costs are capitalized when it is probable that it will result future economic benefits। मतलब हम उस asset को इस्तेमाल करेंगे, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा तभी कैपिटलाइज करेंगे, वरना नहीं। क्या है कैपिटलाइज करने से क्या होगा, सही कॉस्ट आए हमारी, सही एसेट की वैल्यू आई और सही खर्चा हम पीएनएल में डालें। अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग पीरियड नीड नॉट एक्सीड द बोरिंग कॉस्ट, ये बार पहले भी आ चुकी है। तो मेन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें क्या सीखने को मिला कि जो बोरोइंग कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है, वो हमारी कैपिटलाइज भी होती है और रिवेन्यू नेचर की भी मानी जाती है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर कैसे खर्च किया है।